नमस्कार। हाँ जी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हमारे मेरे माटी के लाल प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, ऐसा देखने में आया है। और जब आप पसंद कर रहे हैं तो हमारा इनकरेजमेंट बढ़ रहा है। आज हम एक और माटी के लाल को आपके साथ लेके आ रहे हैं। मेरी माटी के लाल अपना परिचय खुद देंगे और उसके बाद संघर्ष की वो दास्तान सुनेंगे जो प्रेरणा स्रोत बनेगी सभी के लिए। बताइए, अपने बारे में बताइए। नमस्कार, मैं विभू प्रसाद कर। मैं एक्चुअली उड़ीसा से हूँ, भुवनेश्वर से, इसी जगह से है जहाँ पे कि आज नीरज जी मुझे कुल 18 साल बाद मिले हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहीं से मेरा स्कूल की पढ़ाई हुई है। उसके बाद मैंने कॉलेज की पढ़ाई की और यहाँ से मैंने बीबीए का डिग्री लिया, एमबीए का डिग्री लिया। उसके बाद वही सबके लाइफ में जो रहता है, जो क्वेश्चन मार्क रहता है कि अभी हमको करना क्या है, क्योंकि उस टाइम लाइफ कहाँ जा रही थी, क्या कर रही थी, हमको खुद को भी नहीं पता थी। ये कब की बात है जब आपने एमबीए किया था? ये मैंने 2004 में मैंने एमबीए किया, यहाँ से उत्कल यूनिवर्सिटी में, बगल में ही यूनिवर्सिटी है। हाँ। ये तब के जमाने में बोला जाता था कि उड़ीसा का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी है उत्कल यूनिवर्सिटी। तो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो इसी इसी यूनिवर्सिटी होके हम गुजरते थे। हम सोचते थे यहाँ पे कौन लोग हैं जो पढ़ते थे। तो लकीली भगवान के आशीर्वाद से वहाँ हमको भी वहाँ पे एक चांस मिला पढ़ने के लिए। हमने पढ़ाई किया, अपना एमबीए का डिग्री वहां से खत्म किया। उसके बाद 2-3 जगह हम भुवनेश्वर में काम किए। एक तो आईसीआईसीआई बैंक में काम किए कुछ दिन, फिर पेप्सिको इंडिया में काम किए, कैनन इंडिया में काम किए। उसके बाद अचानक सा मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्या यही है हम जिंदगी में करना चाहते हैं, या उससे भी आगे कुछ है जो कि जिसको कि हम एक्सप्लोर करना चाहेंगे, जिसको कि आजमाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास तब हमारा ज्यादा एज भी नहीं हुआ था। यहाँ पे एक कहानी अभी तक जो आपको लग रही है कि यार ये कौन सी नई बात कर रहे हैं। उत्कल यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीबीए किया, एमबीए किया और उसके बाद 2-3 अच्छी कंपनियों में काम किया, लेकिन कहानी यहाँ से बदलेगी और यही कहानी का क्रक्स है। ये एक ऐसी कहानी आपके सामने आ रही है जो आज की युग की कहानी है और जो आज से करीब 15 साल 18 साल पहले जी, बताइए। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जिंदगी को आजमाते हैं। तो उसके बाद हमने एक दिन रेलवे स्टेशन चले गए। मतलब हमारे जो काम का क्षेत्र है जहाँ पे हम काम करते थे, वहीं से हम लंच के लिए आ रहे थे घर। तो अचानक से मेरे दिमाग में आया कि लाइफ को थोड़ा आजमाना चाहिए। तो हम रेलवे स्टेशन में ज्यादा गए। आज भी याद है मुझे, मेरा एक दोस्त है गंगाधर मुर्मू करके, क्योंकि अकेले कभी हम बाहर नहीं गए थे। मतलब दोस्तों के साथ ही हम जो इंटर्नशिप का प्रोग्राम होता है वहां पे गए थे, फैमिली के साथ गए थे, अकेले कभी नहीं गए थे। इसलिए उसको मैंने फोन किया, भाई गंगा आप कर क्या रहे हो? बोले कि नहीं ऐसे कुछ खास नहीं कर रहा हूँ जिंदगी में, जिंदगी चल रही है। तो उसको मैंने बोला कि आप क्या जाओगे मेरे साथ? ना कहाँ जाना है, ना अहमदाबाद जाएंगे। तो अहमदाबाद क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, उसके पीछे भी कोई हमारा उस क्वेश्चन का भी आंसर हम उस टाइम नहीं। तो मतलब आपने क्या, मतलब अचानक से जैसे एक आदमी संन्यास ले लेता है वैसे आप अचानक उस तरह से हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ से उड़ीसा छोड़ के जाएंगे। नौकरी वोकरी सब नौकरी वोकरी सब छोड़ के जाना। इवन हमने रिजाइन भी नहीं किया था। वहां जाने के बाद हमने रेजिग्नेशन लेटर ईमेल के थ्रू भेजा था। तो ये अहमदाबाद का विचार कहाँ से आया? क्योंकि अहमदाबाद के नाम मतलब हम थोड़े थोड़े सुने थे। हाँ। कि अहमदाबाद एक कंट्री है जहाँ का, सॉरी एक स्टेट है। हाँ। इंडिया में जहाँ कि लोग पढ़ाई बहुत ज्यादा तो करते नहीं है, लिटरेट है, बट पढ़ाई के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी किया, फिर पोस्ट डॉक करते। उनका कहना है कि भाई आप पढ़ो, एक हद तक पढ़ो, नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ो,
ठीक है। आपके जो बेसिक नॉलेज है जो कि दुनिया को चलाने के लिए, अपनी फैमिली को चलाने के लिए जितना जरूरी है उतना पढ़ो। उसके बाद उस ज्ञान का यूटिलाइजेशन करो, जो कि बहुत ही कम देखा जाता है। लोग पढ़ाई करते रहते हैं, बस उसका यूटिलाइजेशन, उसका मतलब उसको एक्चुअल में कुछ यूटिलाइज नहीं किया जा सकता जिंदगी में। वो लोग वो चीज करते हैं, जैसे कि अपना ग्रेजुएशन कर लिए, उसके या तो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद वो सोचते हैं उस ज्ञान जो उन्होंने जो पैसा खर्च करके जो एक्वायर किए हैं, पहले तो उस पैसे को कैसे निकालेंगे। उसके बाद उस पैसे के बाद वो ब्रेक इवन पॉइंट पे, उनके हिसाब से जो बिजनेस का जो टर्मिनोलॉजी है ब्रेक इवन, तो ब्रेक इवन में पहुंचते हैं। उसके बाद फिर आगे वो प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, कैसे इनकम करेंगे। आपको पहले तो अपने या फैमिली को कैसे, फैमिली का भरण पोषण कैसे करेंगे, वो सब सोचते हैं। उसके बाद वो ग्रोथ के लिए सोचते हैं। तो वही एक स्टेट था जो कि दिमाग में है कि भाई इतने कम उम्र में इतना प्रोग्रेस कैसे कर रहे हैं, वो मेरे दिमाग में आया। तो वही सोच के इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि हम अहमदाबाद चलेंगे, जो कि उस टाइम इतना भी नॉलेज नहीं था अहमदाबाद में। अहमदाबाद है क्या, अहमदाबाद में लोग कैसे है, अहमदाबाद में एक्चुअली वो प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ का राज क्या है, वो सब मुझे नहीं पता था। तो वहां पे मैं गया, वहां पे मेरे पास कुछ नौकरी नहीं था। तो मेरा एक बैचमेट था, वहां पे पहले से नौकरी कर रहा था, एक सोनी एरिक्सन करके कंपनी है। तो उसके पास हम जाके कुछ दिन वहां पे अपना उसके साथ ही रहे, हम दोनों ही साथ उसके हॉस्टल में एक रूम लेके हम लोग रहे। फिर उसके बाद अचानक आए अहमदाबाद में, और एक दोस्त हमारा वहां पे एकेडमिक एसोसिएट का काम करता था। तो वहीं पे उसके साथ हम घूमने गए हुए थे। तो वो ऊपर अपना कुछ काम के लिए गए हुए थे, तो नीचे हम कॉरिडोर में टहल रहे थे। तभी हमको एक एडवर्टाइजमेंट दिखा नोटिस बोर्ड के, भाई आरए का रिक्वायरमेंट है ओबी एरिया में, प्रोफेसर एर्नेस्टो नरेना के अंदर। जो कि मैंने सोचा कि भाई आईएम अहमदाबाद है, रिसर्च एसोसिएट का जॉब है और मेरा क्वालिफिकेशन तो मैच कर रहा है, बट हाउ फार आई एम कैपेबल और कैपेबिलिटी, अपना कैलिबर को टेस्ट करना चाहते। चलो हमने अप्लाई किया, हम अप्लाई किया। और आज भी याद है, एक रेड कलर का टी शर्ट है, सॉरी रेड कलर का शर्ट था पीटर इंग्लैंड का, वही पहन के और व्हाइट कलर का पैंट पहन के हम गए थे वहां पे इंटरव्यू देने के लिए। प्रोफेसर एर्नेस्टो नरेना एंड प्रोफेसर प्रेमिला डी क्रूज हमारा इंटरव्यू ले रहे थे। हमको इंग्लिश ठीक से बोलना भी नहीं आ रहा था, बट क्योंकि वो ओबी के प्रोफेसर है, बहुत ही जीनियस प्रोफेसर है, 30 से अपना डिग्री कंप्लीट किए हैं, पीएचडी भी वहीं से किए हैं, और एक्सेलरे में काम करने के बाद फिर यहाँ पे आके प्रोफेसर का जॉब कर रहे थे। तो उनको समझ में आया कि भले ही ये लड़का बहुत ही, इसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, ये अच्छा से बात नहीं कर पा रहे, बट ये हार्ड वर्किंग है। वो तो मतलब कुछ उनके 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 अंदर वो चीज होता है, ओबी और एचआर प्रोफेसर के पास, वो समझ लेते हैं कि भाई इसके अंदर कैलिबर है, जो कि थोड़ा सा उसको ट्रेन किया जाए तो हम उससे निकाल सकते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे गाइड किया, जैसे कि हाथ पकड़ के मुझे जो छोटे छोटे चीजें वो बताया। मैं उस टाइम एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया। मतलब आपके रिसर्च एसोसिएट की वहां पे एक जॉब लग गई। हाँ। तो ये अब कहानी आपको समझ में आ रही है कि एक लड़का एमबीए करता है उड़ीसा में, भुवनेश्वर जो कि राजधानी है, और अचानक से एक दिन वो बोलता है कि चलो छोड़ो, अब यहाँ से निकलते हैं, नौकरी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और अनजानी राह पे निकल जाता है, अहमदाबाद चला जाता है। वो इंस्पायर्ड है गुजरातियों से, जो कि जिनको कि पैसे को मल्टीप्लाई करना आता है। तो वो कहता है कि हम अहमदाबाद चल रहे हैं, और अहमदाबाद जाता है, और वहां पे वो एक दोस्त के पास रुकता है, और उसके साथ उसका एक दोस्त भी है, और ये दोनों जाते हैं और आईआईएम अहमदाबाद, जो कि देश का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, आज से नहीं बहुत सालों से, वहां पे ये घूमने जाता है, और वहां इसको रिसर्च एसोसिएट की नौकरी लग जाती है। तो चमत्कार कहाँ नहीं होता है, चमत्कार तो हर जगह होता है। यस बिभू, आगे बताइए। तो उसके बाद मैंने उनके साथ काम करना शुरू किया। ऐसे तो मुझे रिसर्च के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया मुझे, बहुत कुछ बताया कि रिसर्च होता क्या है, इसमें करते क्या है। तो इनिशियली आई स्टार्टेड विथ अपना डेटा कलेक्शन का जो काम होता है, उसके लिए मुझे उन लोगों ने
सिखाया कि कैसे क्वेश्चनर डिजाइन किया जाता है। हम लोगों ने क्वेश्चनर डिजाइन किया प्रोफेसर के साथ बैठ के। दोनों प्रोफेसर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही मतलब फादरली मदरली फिगर है, बहुत ही केयर किए उन लोगों ने। फिर जो कि इतने दूर घर से रहने के बाद भी मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं घर से दूर हूँ। तो उन्होंने मुझे सिखाया कि रिसर्च कैसे किया जाता है, उसके बाद उन्हें डेटा कलेक्शन कैसे किया जाता है वो सब सिखाया, डेटाबेस कैसे कलेक्ट करते हैं डिफरेंट सोर्सेस से, वो सब बताने के बाद मुझे उन्होंने बैंगलोर भेजा। बैंगलोर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल इकोनॉमिक चेंज, वहां पे मेरे लिए उन्होंने गेस्ट हाउस का बंदोबस्त भी कर दिया। वहां पे रह के मैं फिर कॉल सेंटर का कॉल सेंटर लोगों का इंटरव्यू लिया। फिर वहां से मैं मुंबई गया, मुंबई में फिर वहां पे भी 2 महीना रहा, बैंगलोर में भी 2-3 महीना रहा। रहने के बाद डेटा कलेक्ट करके फिर मैं वापस आया अहमदाबाद में। तब फिर उसके बाद जो डेटा तो हमने बहुत सारा कलेक्ट कर लिया, अभी डेटा का करना क्या है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है ना, जैसे सेम चीज है, जैसे बहुत सारा पढ़ाई होता है, बहुत सी पढ़ लिख जाते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आती भाई पढ़ने जो इतने सारे पढ़ लिख लिए हैं उसको भी करना क्या है। सेम चीज होता है रिसर्च में भी। हमारे पास बहुत सारा अभी डेटा था, हमने बहुत ह्यूज नंबर ऑफ डेटा कलेक्ट किया था, लेकिन अभी डेटा का करना क्या है। फिर उन लोगों ने मुझे सिखाया कि भाई डेटा को कैसे फिल्टरेशन किया जाता है, जो कि अनरिक्वायर्ड चीजें हैं, जो कि नेसेसरी नहीं है, उसको हम फिल्टर आउट किए, फिर डेटा एनालिसिस किए, फिर उसका रिजल्ट निकाल के हम सर और प्रोफेसर एर्नेस्टो नरेनन प्रेमिला डिक्रूज ने अपना पेपर पब्लिश किया। वो एक चीज है। उसी बीच एक्चुअली दूसरा एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, वो है जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन जिस एरिया में है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरिया में, उसमें एक एकेडमिक एसोसिएट का पोस्ट निकला हुआ था। उसी बीच जब मेरा यहाँ पे यस हाँ, तो उसके बाद वही मतलब एकेडमिक एसोसिएट का निकला हुआ था, तो उसमें मैंने अप्लाई किया और फॉर्चुनेटली और भगवान की आशीर्वाद से वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया और मैंने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एरिया में एकेडमिक एसोसिएट का सिलेक्शन हुआ। किस जगह पे? वही IIM अहमदाबाद में। मतलब IIM अहमदाबाद में इन्होंने पहले रिसर्च एसोसिएट ज्वाइन किया, वो OB एरिया में था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में। उसके बाद ये इनका जंप होता है एकेडमिक एसोसिएट, जो कि मेरा इंटरेस्ट एरिया था, जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन भी था मतलब एकेडमिक एसोसिएट का मतलब सीनियर लेक्चरर कह सकते हैं। जी जी हाँ, जी जी बताइए। तो वहां पे फिर मैंने ज्वाइन किया, वहां पे काम किया, काफी दिन तक काम किया मैंने वहां पे। 2005 से 2007 तक काम किया उस एरिया में। और प्रोफेसर अजीत माथुर भी वहीं पे मिले थे मुझे, जो कि बहुत बड़े प्रोफेसर है इंस्टीट्यूट ऑफ वो फिनलैंड की एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट से आए हुए थे। तो उनके साथ मैंने 2-3 साल काम किया। उसके बाद 2007 में मैंने बहुत पहले एक मतलब फॉर्म भरा हुआ था, जब मैं शायद भुवनेश्वर में था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। तो वो कॉल 2007 में उनका इंटरव्यू कॉल आया। तो पहले तो मुझे रिटन टेस्ट देना पड़ा वहां पे, रिटन टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन वगैरह और इंटरव्यू वगैरह हुआ और वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। मतलब सरकारी नौकरी लग गई? सरकारी नौकरी लग गई जी। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैंने 1 साल काम किया आके। मेरा एक नालको नगर उड़ीसा में पोस्टिंग हो गया कैंपस ब्रांच में। तो वहां पे मैंने 1 साल काम किया। उसके बाद वही फिर से कहानी दोहराई, मतलब रिपीट हुआ। जैसे कि मैंने अहमदाबाद जाने का फैसला किया था MBA के बाद, तो वहां पे भी मैंने किया कि भाई ये जॉब इज नॉट सुइटेबल फॉर मी, और मे बी नॉट सुइटेबल नहीं बोल सकता मैं, लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये जो काम है ये यही चीज है जो कि मैं जिंदगी में करना चाहता हूँ, वो मैं अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने फिर से IIM अहमदाबाद में जो प्रोफेसर के पास काम कर रहा था उनको ईमेल लिखा कि सर व्हाट एवर आई एम डूइंग आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्क एंड आई एम नॉट गेटिंग द जॉब सेटिस्फेक्शन, बिकॉज दिस इज व्हाट आई डिड नॉट वांट टू डू इन माय लाइफ। एंड देन ही इमीडिएटली रिप्लाइड बैक सेइंग कि ठीक है बीबू, इफ यू हैव डिसाइडेड देन यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अगेन IIM अहमदाबाद। तो सेकेंड टाइम उन्होंने फिर मेरे लिए स्पेशली उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला और मैं फिर से जाके ज्वाइन किया 2008 में।
क्या गजब की कहानी आपके सामने आ रही है कि एक आदमी जो है एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ देता है, अपने शहर से छोड़ के भाग जाता है एक अनजान जगह पे, वहां जाके वो अचीव करता है। IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट में वो काम करता है और उसके बाद उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। फिर उसका मन करता है कि ये किक नहीं मिल रही है, तो सलमान खान आपके सामने बैठा हुआ है, लाइव का सलमान खान, और ये बंदा दोबारा IIM अहमदाबाद में जा रहा है। और IIM अहमदाबाद जो कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, 100 टॉप वर्ल्ड 100 में आता है, वहां पे इसके लिए वैकेंसी निकाली जाती है जी। तो उसके बाद मैं वहां पे 1 साल काम किया, प्रोफेसर रविचंद्रन, एन रविचंद्रन, जो कि IIM अहमदाबाद के सबसे यंगेस्ट प्रोफेसर थे। 24 इयर्स में उन्होंने वहां पे प्रोफेसरशिप उनको लगी थी। उन्होंने IIT चेन्नई से मैथमेटिकल सिमुलेशन के ऊपर काम किया था उस जमाने में, जो कि बहुत बड़ी बात थी। तो इसीलिए उन्होंने IIM अहमदाबाद में 26 साल की उम्र में उनके प्रोफेसरशिप का काम प्रोफेसरशिप उनको दिया। और तब के जमाने में बोला जाता था कि प्रोफेसर रविचंद्रन इज द टफेस्ट प्रोफेसर टू वर्क विथ, क्योंकि बहुत ही टफ थे। क्योंकि उनके उनके जैसे जैसे बॉस होते हैं ना, जो मतलब मुंह से निकलता है उनको काम चाहिए, उस तरह के टफ बॉस थे। Anyhow, I worked with him for at least 1 year and he was satisfied with my work, मेरे काम से खुश होके। उस टाइम उनको IIM इंदौर की डायरेक्टरशिप मिला। तो उस टाइम एक दिन क्लास के बाद मुझे बोले कि विभू, मैं IIM इंदौर में एज डायरेक्टर ज्वाइन कर रहा हूँ एंड आई वुड ऑल्सो लाइक यू टू ज्वाइन विथ मी टू हेल्प मी इन द इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग। So though I did not know anything about how the institutions are being built, what are the factors actually they need to consider when actually building a center of excellence, but without any hesitation, without any thought, I promised him that yes sir, I definitely will be happy to join your institution। एंड वो वहां पे जाके IIM इंदौर में डायरेक्टरशिप ज्वाइन करते हैं। उसके बाद वहां पे भी स्पेशली मेरे लिए वहां पे मेरे लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। मैं जाके वहां पे ज्वाइन किया एज एकेडमिक एसोसिएट अगेन इन टू हेल्प प्रोफेसर रविचंद्रन इन हिज एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज ऑल्सो। तो वहां पे मैंने 1 साल करीबन काम किया, 1-1.5 साल। उसके बाद घर में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, मदर का तबीयत खराब हुआ, तो मुझे वापस आना पड़ा जॉब छोड़ के। क्योंकि मैं अपने नौकरी से बहुत कम ही छुट्टी लेता हूँ, तो मुझे थोड़ा लंबा छुट्टी लेना पड़ सकता था उस टाइम। तो मैंने डिसाइड किया नहीं, छुट्टी नहीं लेते, नौकरी से ही छुट्टी ले देते हैं पूरा। तो डिसाइडेड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है इस आदमी में। जो आपके सामने एक एवरेज शॉर्ट हाइट का आदमी दिख रहा है, इसकी उड़ान बहुत ऊंची है। ऐसे रिस्क बियरिंग कैपेसिटी एक एम्प्लॉय नहीं ले सकता। प्लीज हाँ बताइए ना। तो उसके बाद मैं वापस आ गया भुवनेश्वर। मेरे पास ना ही कोई जॉब था, कुछ था, लेकिन घर में थोड़ा क्योंकि प्रॉब्लम था, कुछ दिन रहा। 2-3 महीने के बाद फिर सोचा कि नहीं, ऐसे तो खाली नहीं बैठ सकते, तो कहीं पे जॉब तो करना पड़ेगा। तो उस टाइम फिर एक इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस करके हैदराबाद में एक इंस्टीट्यूट है, जो कि ग्लोबल रैंकिंग में उसका अच्छा रैंक है। और वो एक नीच एरिया में काम करते हैं। जनरली दे वर द फर्स्ट इन इंडिया who offer 1 year executive program. In fact, ISB is the only one who started this 1 year executive program, and after that all other premier institutes like IIM Ahmedabad and all, they started after that only, but they were the first who initiated this program in India. So वहां पे मैंने ज्वाइन किया, वहां पे इंटरव्यू दिया, वहां पे मेरा सिलेक्शन हो गया और वहां पे मैंने ज्वाइन किया। 2-3 साल मैंने काम किया। इन बीच एक्चुअली मैंने अपना PhD का भी रजिस्ट्रेशन करवा लिया था उत्कल यूनिवर्सिटी से, और अपना PhD भी कंप्लीट किया। तो आप बात कर रहे हैं डॉक्टर विभू प्रसाद कर से जी।
तो पीएचडी भी कंप्लीट किया। तो फिर से मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ था पेपर में। तो पेपर का कटिंग मुझे कहीं से मिला, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कहाँ से मिला, बट मुझे मिल गया था उस टाइम। तो मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हो गया, और तभी से मैं यहाँ पे असिस्टेंट रजिस्टर का काम कर रहा हूँ। अभी तक यहाँ पे करीबन मेरा 10 साल हो गया। इनफैक्ट दिस इज द इंस्टीट्यूशन वेयर आई हैव वर्कड more than 3 years. In fact, I have completed 10 years here. Earlier, wherever I worked, the 3 years was the maximum time limit. No, I used to work in that particular organization. But यहाँ पे मेरा माइंड थोड़ा स्टेबल हो गया, मुझे भी लगता है। नीरज जी भी मुझे बोल रहे हैं, और तो वही मेरा सफर इस तरह से चल रहे हैं। और IIM अहमदाबाद में मैं जब था, तब मुझे नीरज जी वहां पे मिले थे। नीरज जी वाज लाइक माय एल्डर ब्रदर। ही वाज सो केयरिंग, बहुत ही केयरिंग करते थे, जो कि फैमिली का जो एब्सेंस होता है उन्होंने कभी मुझे फील करने नहीं दिया। उनके सारे फैमिली में मतलब उनको इतने अच्छे से मेरा इंट्रोडक्शन किए कि सारे फैमिली के लोग मुझे पसंद करते हैं। और उन्होंने सिखाया कि भाई जिंदगी में तकलीफ क्या होता है। एक दिन मैं हमेशा मतलब अनसेटिस्फाइड रहता था कि भाई हम कर क्या रहे हैं जिंदगी में, कुछ नहीं कर पा रहे। आज भी मुझे याद है, एक बार हम कौन सा विंग था हमारा, विंग वन में हम साथ ही बैठते थे। तो उन्होंने एक बार क्या किया, अपना जो खिड़की है, खिड़की से पर्दा को हटाया और मुझे रास्ते में दिखाया। तो मैं सोचा कि क्या दिखा रहे हो मुझे नीरज जी। तो मैंने बोला कि क्या दिखना, देख अच्छे से देख, तुझे कुछ दिखने को मिलेगा। तो फिर मैं देखा रास्ते में, वहां पे कुछ लोग वर्कर्स, कुछ लेबरर वहां पे रोड का काम कर रहे थे। जो क्या बोलते हैं, पिच होता है ना जो ब्लैक कलर का, उसको गर्मी में पूरा मई महीने का, मतलब मई का मंथ था, बहुत ज्यादा गर्मी था उस टाइम। करीबन 41 डिग्री करीबन था उस टाइम अहमदाबाद में, जो कि हम लोग एसी के अंदर था, हमको पता भी नहीं चल रहा था बाहर का टेम्परेचर क्या है। उस टेम्परेचर में वो लोग बाहर मतलब रोड का काम कर रहे थे, उसको दिखाए। उससे क्या ज्यादा मेहनत कर रहा है, तो उससे क्या ज्यादा तकलीफ में है। फिर मैं समझ गया उसका, उनका कहना ये था, वो जो मुझे समझाना चाहते हैं कि भाई जब तू अपने आप को लगे कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, पहले अपने नीचे देख, जो लोग हैं उनके पास क्या है, उनके लिए तूने लाइफ में क्या किया है, कुछ किया है, नहीं किया है। तो तू कैसे सोच सकता है भगवान तुझे आशीर्वाद देगा आगे बढ़ने के लिए। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था। तभी से लेके आज तक जो भी मुझे मिलता है लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड रहता हूँ। ऐसे बहुत पैसा कमाने का जिंदगी में तो मुझे कभी भी शौक नहीं था, आज भी नहीं है। लेकिन एक चीज तो है मेरी जिंदगी में आज भी, अगर मुझे जिंदगी में कभी मौका मिलेगा तो मैं लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। जैसे गुजरात की हर बच्चा सोचता है कि हमने जो पढ़ाई किया है उस पढ़ाई को हम यूटिलाइज करके कैसे अपना उन्नति करे, कैसे अपना स्टेट का उन्नति करे, कैसे इस देश का उन्नति करे। तो उस तरह से मेरे अंदर भी आज भी ये चाह है। भले ही मतलब ये पता नहीं भगवान के ऊपर है, ये कभी हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर लेकिन हो पाएगा तो ये मैं जरूर करूंगा। दुनिया में कुछ ना कुछ करूंगा जिसमें कि जो लोग हैं, जो लोग हमारे से नीचे, जो लोग अनएम्प्लॉयड है, जो लोगों के पास कुछ नहीं है, उनको उनके जीने का राह मिले, उनको जिंदगी में कुछ फायदा है। हमारे जो सोसाइटी से हम बिलोंग करते हैं उस सोसाइटी को हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। जो देश के लिए हम आज गर्व कर रहे हैं कि हम इंडियंस है, हम इंडिया के नागरिक है, उसके लिए हम कुछ कर सके। यही मेरा लाइफ का एम है। एंड मैं नीरज जी का बहुत आभारी हूँ, जो कि आज सुबह जब मैं आके यहाँ से मिला तो बोले कि भाई विभू आज आपका इंटरव्यू होगा।
मैंने उनको तुरंत बोला कि भाई मैंने तो जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया, तो क्या इंटरव्यू आप लेंगे मेरा। तो फिर मुझे समझाए कि भाई हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ होता है, बस एक टाइम की जरूरत है, बस एक सही मौका का जरूरत है बाहर आने की, बाहर उभर आने की। तो इसीलिए आप भी मेरे लिए माटी का लाल हो, तो इसीलिए मैं आपका इंटरव्यू लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। तो आप कुछ संदेश देना चाहेंगे आज की युवा पीढ़ी को? आज की युवा पीढ़ी को मेरा ये संदेश है कि भाई अपना जिंदगी जो है बहुत मूल्यवान है, किसी स्पेसिफिक चीजों के पीछे पागल होके मत भागिए। जिंदगी इज लाइक रिसर्च, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप उसमें नो डिफरेंट चीजें हैं जिसको कि आजमा सकते हैं, जिसमें जिस चीज में आपको खुशी मिल रही है उसी काम को कीजिए, ताकि जिस काम आप जो काम आप करना चाहते हैं, जिस काम में आपका मन लग रहा है, उसी काम में आप लाइफ में सक्सेस मिल सकता है। ऐसे जबरदस्ती को जो काम आप करना नहीं चाह रहे, उस काम को आप करेंगे तो लाइफ में कभी सक्सेस नहीं मिलेगा, ना ही कभी आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और दूसरा चीज है कि लाइफ में कुछ लोग हैं जिसको कि आप अच्छे लोग हैं, उनको अपना साथी बनाइए। जैसे कि नीरज जी मेरे बहुत अच्छे मेंटर है, बड़े भाई की तरह है, और लाइफ में मेरे एक आदर्श है जिनको कि मैं बहुत मानता हूँ। नहीं, मेरे आदर्श विभू प्रसाद कर हैं, जिनकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी की कहानी आपने सुनी, और हम इनको धन्यवाद देंगे। और आपसे प्रॉमिस करेंगे कि अगर ये अपना कोई कांटेक्ट डिटेल देते हैं, जैसे ईमेल आईडी, तो हम आपसे जरूर शेयर करेंगे। और ताकि आपने कभी भी किसी को भी अगर जरूरत पड़ी तो ये आपकी मदद करने के लिए तैयार है। हम दो भाई आज आपके लिए एक भाई की कहानी लेके आए, और ये कहानी सिर्फ इनकी नहीं है, ये कहानी मेरी भी है, ये कहानी आपकी भी है, क्योंकि संघर्ष हम सभी लोगों के जीवन का हिस्सा है। तो संघर्ष से ही संघर्ष के दिन आएंगे। थैंक यू, साइनिंग ऑफ फॉर द माटी के लाल, मेरी माटी के नमस्कार, लाल। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू विभू भाई। धन्यवाद नीरज जी।